जिनको आधार माना गया था कि किन किन मुद्दों पर बहस की जानी चाहिए, जैसे कि एकात्मक शासन है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता प्रदान करनी है या संप्रभुता का समर्थन करना है। इसके अलावा बहुदलीय व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाना है या एक दलीय व्यवस्था या द्विदलीय व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाना है, कठोर दलीय अनुशासन रखना है या नहीं रखना है, राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाना है या नहीं। संविधान सभा के समक्ष इन सारी समस्याओं का समाधान करने के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में की गई, जिसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष था और 7 सदस्य इस समिति का विशेष योगदान रहा है कि भारतीय संविधान किस प्रकार से का है। भारतीय संविधान की विशेषताओं को हम एक प्रकार से आईना मानते हैं और इस आईने के तहत अपन को दर्शाया गया है कि भारतीय संविधान के तहत किन किन चीज़ों का उल्लेख किया गया। सबसे पहले अभी मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। इसका तात्पर्य होता है कि भारत की संप्रभु शक्ति यानी कि राष्ट्रपति या सर्वोच्च पदाधिकारी, यह ना तो वंशानुगत आधार पर निर्धारित किया गया है और ना ही शक्ति के बल पर निर्धारित किया गया है, बल्कि यह जनता की सहमति के आधार पर जनमत प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित किया गया है और इसे ही अपन लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित मानते हैं। दूसरी इसमें है कि यह लिखित एवं निर्मित संविधान है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि कुछ संवैधानिक परिस्थितियों की उपज होती हैं, लेकिन भारतीय संविधान किसी परिस्थिति की उपज नहीं, बल्कि संविधान सभा के द्वारा निर्मित एक वह संविधान है जो पूर्ण रूप से लिखित दस्तावेजों को आधार मानता है। इस संविधान के तहत अपन ये मानते हैं कि 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ निर्धारित की गई थी। हालांकि यह संविधान विश्व के सबसे बड़े संविधानों में शामिल है, क्योंकि इसके स्रोत भारतीय हो या विदेशी हो, उन चीज़ों को रखा गया है जो अच्छे रूप में कार्य करती हैं। हालांकि अन्य देशों की तुलना में देखा जाए तो भारत का संविधान बहुत बृहद माना जाता है। जैसे देखिए, अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। इसी प्रकार से कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद और दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में मात्र 153 अनुच्छेद निर्धारित किए। भारतीय संविधान इतना बड़ा होते हुए भी इसमें सारी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से निर्धारित किया गया। इसके बाद है समाजवादी। हालांकि समाजवादी शब्द का उपयोग भारत के संविधान के निर्माण के समय नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंड शब्द को जोड़ा गया है। इसके तहत यह माना जाता है कि राज्य की संपत्ति का अधिकतर आय सार्वजनिक कल्याण के लिए किया जाना आवश्यक है और राज्य की अपनी निश्चित संपत्ति सार्वजनिक रूप में उपयोग किया जाना अति आवश्यक है, तभी राज्य का विकास संभव है। इसलिए इस समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। हालांकि समाजवाद, पूर्ण समाजवाद और अर्ध समाजवाद 2 प्रकार का होता है, लेकिन पूर्ण समाजवाद वहाँ माना जाता है जहाँ राज्य की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर राज्य का अधिकार होता है और वही इसका उपयोग अपने मनमानी तरीके से कर सकता है। लेकिन अर्ध समाजवाद की जहाँ बातें आती है वहाँ पर यह है कि राज्य अपनी व्यवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए कुछ संपत्ति को संचित निधि में रख सकता है, लेकिन इसके अलावा बची हुई संपत्ति को सार्वजनिक कल्याण के लिए या लोक कल्याणकारी योजनाओं में संचालित करता है। इसके अलावा देखिए कि धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्मों को समानता स्थापित करते हुए सभी धर्मों में आस्था रखता है और सभी धर्मों के संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है। अर्थात भारत में सभी धर्मों के लोगों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य अल्पसंख्यक लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है और साथ ही सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा देखिए कठोर एवं लचीला संविधान। संवैधानिक प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है। या तो संविधान में संशोधन प्रक्रिया बहुत कठोरता की पाई जाती है, जैसे अपन मानते हैं कि अमेरिका के संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया को कठोर बनाया गया है, लेकिन भारत में कठोर संविधान की श्रेणी और लचीलेपन दोनों के गुणों का समायोजन किया गया है।
कुछ संविधान के संशोधन संसद के 2/3 बहुमत के साथ आधे से अधिक विधानमंडलों की स्वीकृति प्राप्त होती है, जिससे अपन ये मानते हैं कि यह कठोर संविधान संशोधन की श्रेणी में आता है। लचीलेपन के तहत यह आता है कि कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जिन्हें संसद के दोनों सदन अपने उपस्थित बहुमत के आधार पर ही निर्धारित कर देते हैं, और कुछ संविधान संशोधन के प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के आधार पर किया जाता है। तो इसलिए भारत में परिस्थितियों के अनुरूप संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया में लचीलेपन एवं कठोरता दोनों गुणों को निर्धारित किया गया है। इसके बाद आती है अगली विशेषता, संस्थात्मक शासन व्यवस्था। देखिए, शासन व्यवस्थाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है संस्थात्मक, जहाँ व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में गहरा संबंध पाया जाता है, या अपन ये कह सकते हैं कि व्यवस्था कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी तरफ होती है आपकी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य कोई संबंध नहीं होता, और ना ही व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है और ना ही कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जब भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है और उसके लिए संसद को उत्तरदायी बनाया गया है, तो यहाँ पर संस्थात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अर्थात यहाँ की कार्यपालिका अध्यक्ष या नाम मात्र की कार्यपालिका हो या वास्तविक कार्यपालिका हो, दोनों ही संसद के प्रति उत्तरदायी होती हैं। तीसरा इसके बाद है आपको एकात्मक लक्षणों के साथ संघात्मक शासन। देखिए, एकात्मक शासन व्यवस्था को ब्रिटेन के संविधान में अपनाया गया है, जहाँ पर राज्यों के पास में अपनी कोई शक्ति नहीं होती और संपूर्ण शक्तियों का केंद्र केवल केंद्र सरकार में निहित होता है। दूसरी तरफ होता है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था के तहत राज्य की केंद्र, या अपन ये कह सकते हैं केंद्र की शक्तियों का राज्यों में विभाजन कर दिया जाता है और उन्हें कुछ शक्तियाँ सौंपी जाती हैं। जहाँ पर पूर्ण संघात्मक की बात आती है वहाँ पर पूर्ण शक्तियाँ सौंपी जाती हैं, लेकिन जहाँ पर केवल संघात्मक व्यवस्था के सिद्धांत को औपचारिकता प्रदान की जाती है, वहाँ पर केंद्र अपनी शक्तियों को अधिक मजबूत बनाए रखता है और राज्यों को कुछ शक्तियाँ अधिक सौंपता है। यद्यपि एकात्मक शासन को बनाए रखने के लिए या देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकात्मक गुणों का अति आवश्यक है, लेकिन फिर भी संघीय शासन व्यवस्था के अनुरूप राज्य की या स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को अधिक महत्व देने के लिए उन्हें शक्तियाँ प्रदान किया जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर एकात्मक और संघात्मकता दोनों गुणों को रखा गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था को इसलिए महत्व दिया गया है क्योंकि यहाँ पर 3 प्रकार की सूचियाँ निर्धारित की गई हैं। एक है आपकी संघ सूची, एक है आपकी राज्य सूची और एक है आपकी समवर्ती सूची। लेकिन एकात्मक शासन की जहाँ बात आती है वहाँ पर अपन कह सकते हैं कि एकहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया, विशिष्ट शक्तियाँ या अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार के पास में सौंपना इत्यादि महत्वपूर्ण यानी एकात्मकता की शक्तियाँ हैं। इस प्रकार से भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ एकात्मकता के गुणों को अपनाया गया है। हालांकि एक विद्वान केसी वियर ने कहा है कि भारत की शासन व्यवस्था को अधिक से अधिक हम अर्ध संघात्मक कह सकते हैं। इसके बाद देखिए संसदीय सर्वोच्चता या संसदीय संप्रभुता के साथ न्यायिक सर्वोच्चता। देखिए, अधिकांश देशों में या तो संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। इसका तात्पर्य होता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती, जैसे कि ब्रिटेन की संसद। दूसरी तरफ न्यायिक सर्वोच्चता वह होती है जहां सर्वोच्च न्यायालय के पास में यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी प्रकार के विधेयकों को वैध अथवा अवैध घोषित कर सकता हो, या अपन ये कह सकते हैं कि वैध एवं अवैध घोषित करने का अधिकार रखता हो। भारत में इन दोनों ही चीज़ों को अपनाया गया है। संसद को सर्वोच्चता के सिद्धांत को भी अपनाया गया है, लेकिन यदि ऐसे कोई विधेयक जो संविधान के विरुद्ध हो, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हो, संविधान के मूल ढांचे की उल्लंघना करते हो, ऐसे क्षेत्रों में अपन न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को, या अपन ये कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि बनाए गए ऐसे कानून, चाहे राज्यों की विधानमंडलों के द्वारा बनाए गए हों या केंद्र की संसद के द्वारा बनाए गए हों, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संविधान विरुद्ध ऐसे विधेयकों को अवैध घोषित कर सकता हो। इसके बाद देखिए कि मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों की व्यवस्था। मौलिक अधिकार विशेषतः अमेरिकी संविधान की देन माने, और अपन ये मानते हैं
कि अधिकार व्यक्ति के वे मौलिक तत्व होते हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपना व्यक्तित्व या जीवन का निर्वहन नहीं कर सकता। अतः भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को केवल लिपिबद्ध ही नहीं किया गया है, उसे संरक्षण भी प्रदान किया गया है। जैसे अपन कह सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14 से 30 तक मौलिक अधिकारों की स्थापना की गई है और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इसे संरक्षण की गारंटी प्रदान की गई है। हालांकि कुछ कर्तव्य भी सौंपे गए हैं। अपन ये मानते हैं कि सारे अधिकारों का उपयोग केवल एक व्यक्ति करता है, और क्या व्यक्ति का कोई राज्य के प्रति कर्तव्य नहीं होता? और इन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए 10 मूल कर्तव्यों को यानी संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत यानी जोड़ा गया है, जो 44वें संविधान संशोधन 1979 के तहत निर्धारित किया गया है। इसके बाद देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व वे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं जिसमें साधारण नागरिकों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दायित्व राज्य सरकार का होता है। या अपन ये कह सकते हैं कि सरकार व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने, जैसे कि आवास की सुविधा है, शिक्षा की व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है, इसके अलावा अन्य मनोरंजन के साधनों का उपयोग करना है, इत्यादि जो भी कार्य हैं वो राज्य के लिए दिए जाने वाले कार्य हैं। अतः ये माना जाता है कि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, जिसमें राज्य के लिए यह निर्देशित दिया गया है कि उन्हें कल्याणकारी कार्य किए जाने का है। यदि कोई व्यक्ति या कार्यपालिका का अध्यक्ष इन कार्यों का निर्वहन नहीं करता है तो उस पर कोई दबाव नहीं होता, लेकिन फिर भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए वैधानिकता नहीं होते हुए भी भारतीय संविधान में इसका विशेष महत्व है। और संविधान के अनुच्छेद यानी अपन ये कह सकते हैं कि 36 से 51 के मध्य इसे प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद देखिए एकल नागरिकता। एकल नागरिकता से तात्पर्य ये होता है कि अधिकांश एकात्मक शासन जहाँ पर पाया जाता है वहाँ पर इकहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया जाता है, लेकिन भारत में एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इकहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। भारत का कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी राज्य में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कहीं पर भी निवास करता हो, लेकिन वह एक प्रकार से भारतीय है और सभी जगह उन्हें रहने और आवास या अन्य सुविधाएं प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध कराई जाती हैं और इसीलिए एकल नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसके बाद देखिए कल्याणकारी राज्य। अपन ये कह सकते हैं कि भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में स्वतंत्रता के समय आत्मनिर्भर नहीं था। आत्मनिर्भर बनाने के लिए नागरिकों को अधिकांश कार्य राज्य द्वारा इस प्रकार किए जाने चाहिए ताकि उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। समाजवाद इसी आधार पर जोड़ा गया वह तत्व है जो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। वैधानिकता नहीं होते हुए भी नीति निर्देशक तत्वों को राज्य ने इसलिए लागू किया ताकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। राज्य के द्वारा निर्धारित की जाने वाली पंचवर्षीय योजनाएं, योजना आयोग, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो वैधानिक नहीं होते हुए भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती हैं। इसके बाद देखिए कि द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रकार। हालांकि कुछ देशों में संसद का केवल एक ही सदन होता है, जैसे कि चीन में केवल राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, लेकिन अधिकांश देशों में चाहे वहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था हो चाहे एकात्मक शासन व्यवस्था हो, द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी कि संसद के 2 सदन का होना आवश्यक है, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर उच्च सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और निम्न सदन केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। और इसी कारण भारत में भी लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में निर्धारित किया गया है। निम्न सदन जिसे अपन लोकसभा कहते हैं, इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से व्यस्क मताधिकार के आधार पर यानी किया जाता है और उच्च सदन इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद देखिए बहुदलीय व्यवस्था। शासन व्यवस्था के संचालन के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आवश्यक है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दलीय व्यवस्था पर आधारित होती है। सामान्यतः अपन कह सकते हैं कि या तो किसी देश में एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है या किसी देश में द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है या किन्हीं देशों में बहुदलीय व्यवस्था के सिद्धांत को पाई। सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि जहाँ एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है वहाँ पर उस शासन व्यवस्था में उस दल की निरंकुशता होने का डर रहता है।
जैसे अपन ये मान सकते हैं कि चीन में केवल एक साम्यवादी ऐसा दल है जो पूरे प्रशासन पर अपना कब्जा बनाए हुए है और इसी आधार पर वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था के सिद्धांत पर होते हुए जनवादी कांग्रेस या निरंकुश शासन के रूप में स्थापित किया गया है। द्विसदना या अपन ये कह सकते हैं कि द्विदलीय व्यवस्था वह होती है जहाँ पर केवल दो दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान की जाती है। हालांकि अन्य दल भी होते हैं, लेकिन वो उन मापदंडों को पूरा नहीं कर पाते जिससे कि वो राष्ट्रीय दलों की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे कि अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है और एक आपकी ब्रिटेन में भी द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है। यह द्विदलीय व्यवस्था भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है कठोर दलीय अनुशासन पर आधारित और एक होती है शिथिल दलीय अनुशासन पर आधारित। शिथिल दलीय अनुशासन पर आधारित द्विदलीय व्यवस्था को अपन अमेरिका का उदाहरण मानते हैं और कठोर द्विदलीय व्यवस्था के रूप में अपन ब्रिटेन को मानते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, अन्य जातियाँ, विभिन्न धर्मावलंबी होने के कारण भारत में यानी बहुदलीय व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिससे कि प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था शासन व्यवस्था में की जा सके और इसी आधार पर यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया गया है। यह है आपको संविधान की कुछ विशेषताएं। इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि संविधान की विशेषताएं जिस प्रकार से निर्धारित है और इसी के आधार पर अपन पूरी शासन व्यवस्था की संरचना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ पर केंद्र और राज्यों के मध्य किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। धन्यवाद।